हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 14 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए तो 14 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरें हैं, इनमें हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास आपकी बीपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखा जाए अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, झारखंड पीएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पेट, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं पहली खबर क्या है। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस। यहां पर देखा जाए जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसको देखा जाए, जो पार्टीशन का दर्द था, दुख था, उस चीज को मेमोराइज करने के लिए देखा जाए तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को मनाया जाता है। 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखें। तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस या स्मृति दिवस जो है ये 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। यहां देखें तो यह 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ित और पीड़ाओं को याद में मनाया जाता है। पीड़ित और पीड़ाओं की याद में मनाया जाता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और पहली बार इसे 2021 में मनाया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2021 में मनाया गया था और पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। चीन बनाएगा 5000 किलोमीटर लंबा सिंजियांग तिब्बत रेल नेटवर्क। यहां पर देखें तो भारत और पाकिस्तान की जो भारत और चीन की जो सीमा है उस सीमा के निकट चीन के द्वारा देखा जाए तो एक रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। अब इस रेल नेटवर्क को बनाने के लिए चीन ने एक अलग से रेलवे कंपनी ही बना दी है। उसका नाम क्या है? सिंजियांग तिब्बत रेलवे कंपनी। ठीक है, सिंजियांग तिब्बत रेलवे कंपनी का गठन किया है। और यहां पर देखा जाए जिसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी रखी गई है तो इसकी प्रारंभिक पूंजी रखी गई है 95 अरब युआन। कितना? 95 अरब युआन इसकी प्रारंभिक पूंजी रखी गई है। लगभग बात करें तो 13.2 अरब डॉलर इसकी प्रारंभिक पूंजी होगी। ठीक है, ये कंपनी जो है ये चीन स्टेट रेलवे ग्रुप के पूर्ण स्वामित्व में रहेगी। चर्चा करें इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट तो यहां पर देखें तो 2035 तक लहासा को केंद्र बनाकर 5000 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क को तैयार किया जाएगा। ये तिब्बत के 4 प्रमुख प्रांतों को जोड़ेंगे। कौन कौन से प्रांत? सिंजियांग प्रांत, फिर उसके बाद देखें चिंगहाई प्रांत, सिचुआंग प्रांत और यूनान प्रांत। ये चारों प्रांतों को आपस में जोड़ा जाएगा और केंद्र किसको बनाया जाएगा? लहासा को केंद्र बनाकर 5000 किलोमीटर लंबी रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। यहां हम बात करें तो वर्तमान में केवल जो चिंगहाई तिब्बत लाइन है यही चालू है और बाकी सारी निर्माणाधीन है। चलिए यहां पर कुछ अन्य पॉइंट भी देखें तो प्रस्तावित रेल लाइन का एक बड़ा हिस्सा देखा जाए तो भारत चीन एलएसी जो सीमा है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से गुजरेगा, जिससे इस सीमा में देखा जाए सीमा क्षेत्र में जो चीन की पकड़ है ना, चीन की पकड़ और मजबूत होगी क्योंकि वो अपना रेल नेटवर्क विस्तारित कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहां पर देखा जाए ये रूट विवादित आक्साई चीन क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जो विवादित आक्साई चीन क्षेत्र है उसी के निकट में ये पड़ेगा रेल नेटवर्क। जहां देखा जाए जहां से पहले G219 राजमार्ग, जो चीन का G219 राजमार्ग है, ये पहले से गुजरता है और 1962 के युद्ध में तनाव का मुख्य कारण था ये। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। 26 अगस्त को नेवी में एक साथ शामिल होंगे 2 युद्धपोत, उदयगिरी और हिमगिरी। ठीक, दोनों युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी एक साथ शामिल होंगे। यहां पर देखा जाए तो 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम ईस्टर्न नेवल कमांड में भारतीय नौसेना आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 नामक 2 उन्नत स्टील्थ फ्रैगेट युद्धपोत का समानांतर रूप से कमीशन किया जाएगा। ठीक है, तो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को एक साथ विशाखापत्तनम जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वहां पर कमीशन किया जाएगा। कब कमीशन किया जाएगा? तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, 26 अगस्त 2025 को किया जाएगा। और ये पहली बार है कि 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा बने हुए युद्धपोत एक साथ कमीशन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला मौका होगा जब दो प्रमुख सतह युद्धपोत अलग अलग शिपयार्ड्स में से एक साथ नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें आईएनएस उदयगिरी के बारे में कुछ पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये प्रोजेक्ट 17A जो नीलगिरी क्लास का है उसका दूसरा जहाज है। आईएनएस उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास का दूसरा जहाज है। ये नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज भी है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं कि जो नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उसके द्वारा बनाया गया 100वां जहाज है। चलिए आगे हम बात करें आईएनएस हिमगिरी के बारे में चर्चा कर ले तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसको बनाया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये प्रोजेक्ट
17A फ्रिगेट्स का पहला जहाज है। इसको आप याद रखिए कि प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का पहला जहाज कौन, INS हिमगिरी है, और इसको कमीशन किया जाएगा 26 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें तो स्पेन के क्लब बार्सिलोना ने जोआन गैम्पर ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक, जोआन गैम्पर ट्रॉफी किसने जीती है, बार्सिलोना ने जीती है। किसको पराजित किया है, तो कोमा को पराजित किया है, कोमो को पराजित कर। यहां पर देखिए एक चीज आप याद रखिए कि जो बार्सिलोना है ये स्पेन का क्लब है, स्पेन का फुटबॉल क्लब है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो कोमो है ये कोमो इटालियन फुटबॉल क्लब है। ठीक, चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं उपलब्धियों पर। तो उपलब्धि क्या रही कि बार्सिलोना ने 47वीं बार जोआन गैम्पर ट्रॉफी जीती है। लगातार मतलब देखा जाए तो 47 बार, अब तक 47 बार बार्सिलोना ने इसको जीता है। यहां पर मैच का कुछ विवरण देख लेते हैं। तो विवरण क्या है कि टीम ने, जो बार्सिलोना टीम थी, इसने इटालियन क्लब कोमो को जोहान क्विफ स्टेडियम में हराया। कहां पर हराया, जोहान क्विफ स्टेडियम में पराजित किया कोमो को। यहां पर बात कर लें जो टॉप स्कोरर रहे वो कौन रहे, तो फर्मीन लोपेज, जो फर्मीन लोपेज है और लेमिने यामल, ये दो दो गोल किए इन्होंने, जबकि जो राफिन्हा है इन्होंने एक गोल किया। ठीक, राफिन्हा जो थे इन्होंने एक गोल किया। परिणाम क्या रहा, परिणाम ये रहा कि बार्सिलोना ने मैच में पूर्ण दबदबा दिखाते हुए खिताब को अपने नाम कर लिया। अगली खबर क्या है, नया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म, नाम क्या है इसका, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। अब ये रेमिट फर्स्ट टू इंडिया परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेमिट फर्स्ट टू इंडिया नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म रेमिटेंस के लिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। 4-5 ऑप्शन वहां पे दे देगा और वहां से आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, इसने एक नया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जिसका नाम क्या है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। रेमिट फर्स्ट टू इंडिया इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में तेज, सुरक्षित और शून्य शुल्क यानी कि जीरो ट्रांसफर फी के साथ पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ये जो रेमिट फर्स्ट टू इंडिया है ये क्या करता है, जो लोग विदेशों में रहते हैं ना, उनको भारत में अगर जो पैसा भेजना है तो उसके लिए तेज, सुरक्षित और जीरो ट्रांसफर फी के साथ पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यहां देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क या प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगली खबर क्या है, एक्सिस बैंक द्वारा लॉक FD लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, लॉक FD लॉन्च किया गया है। परीक्षा में पूछे कि लॉक FD किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा कर लेते हैं क्या है फीचर और क्यों है महत्वपूर्ण ये लॉक FD। यहां पर देखें तो एक्सिस बैंक ने एक इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर लॉग FD लॉन्च किया है, जो डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को सुरक्षित बनाता है। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, उसमें भी डिजिटल धोखाधड़ी हो जाती है, उससे बचाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें तो यह फीचर 5 अगस्त 2025 को घोषित किया गया था एक्सिस बैंक के द्वारा और सभी एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यहां पर हम बात करें तो लॉक FD फीचर जो है ये डिजिटल बैंकिंग सुविधा बढ़ाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद प्रदान करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में जो लॉक FD है ना, ये सहायता करेगा ग्राहकों की, जो एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं। आगे देखें तो यह इंटरनेट बैंकिंग या ऐप से सक्रिय किया जा सकता है और क्लोजर के लिए, अगर इसको आप क्लोज करना चाहते हैं ना, क्लोजर के लिए आपको शाखा जाना पड़ेगा, अन्यथा स्टार्टिंग के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग या देखा जाए ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्सिस बैंक का ऐप है। चलिए आगे हम बात कर ले इक्वेटर पुरस्कार 2025 के बारे में। जो ये इक्वेटर पुरस्कार 2025 है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो भारत की एक महिला नेतृत्व वाली पहल है बेबी फातिमा स्व सहायता संघ। ठीक, इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखा जाए तो इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक, इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको, बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। ठीक, चलिए आगे देखें। ये पुरस्कार उन समुदायों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। UNDP ने इस पुरस्कार की घोषणा अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल के अवसर पर स्टार्ट किया था। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया, कब घोषित किया गया, याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल है, इसी के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखें तो इस वर्ष पुरस्कार अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केनिया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, तंजानिया से आने वाले महत्वपूर्ण पहलों को भी प्रदान किया गया है। यहां पर देखें तो हर एक विजेता को देखा जाए तो $10,000 का नगद पुरस्कार प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो वर्ष के अंत में आयोजित एक ऑनलाइन सम्मान समारोह में उन्हें मान्यता भी प्रदान की जाएगी। और इस वर्ष देखा जाए जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल था, इसका थीम क्या था, विषय क्या था, तो प्रकृति जलवायु कार्रवाई के लिए। ठीक, प्रकृति जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण जो दिवस था उसका थीम था। चलिए आगे हम बात करें
महाराष्ट्र में गरुण दृष्टि प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। गरुण दृष्टि प्रणाली का शुभारंभ कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। चर्चा करें, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने गरुण दृष्टि नाम का एक उन्नत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि गरुण दृष्टि नाम से उन्नत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन रहेगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहां हम चर्चा करें तो यह उपकरण सोशल मीडिया पर फैलने वाली जो जनजातीय एवं धार्मिक भावनाएं होती है ना, उनको भड़काने वाली सामग्री, अफवाहें, साइबर फ्रॉड, नफरत फैलाने वाली पोस्ट आदि को शीघ्र पता लगाकर उसे हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहां पर देखा जाए तो इस प्रणाली को साइबर हैक 2025 प्रतियोगिता के माध्यम से कम लागत में विकसित किया गया था। जो ये प्लेटफॉर्म था ना गरुण दृष्टि, इस गरुण दृष्टि प्रणाली को देखा जाए तो साइबर हैक 2025 जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसी प्रतियोगिता में देखा जाए, उसी प्रतियोगिता के माध्यम से कम लागत में इसको विकसित किया गया था। और इसका देखा जाए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर जो है, ये किसके पास है? ये नागपुर पुलिस के द्वारा पास है, यानी कि नागपुर पुलिस के द्वारा ही इसको विकसित किया गया था गरुण दृष्टि को। ठीक है, और यहां पर देखा जाए नागपुर पुलिस के पास है, यानी कि मामला क्या बन रहा है? यह स्थानीय रूप से स्वामित्व वाला समाधान पोर्टल भी है। ठीक है, तो ये स्थानीय रूप से स्वामित्व वाला समाधान पोर्टल है, नागपुर पुलिस के पास इसका आईपीआर है और नागपुर पुलिस के द्वारा ही इसको विकसित किया गया था। चलिए आगे देखें, महाराष्ट्र में दिशा अभियान की शुरुआत। महाराष्ट्र में दिशा अभियान की शुरुआत की गई है, चर्चा कर लेते हैं। दिशा अभियान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर देखें तो ये आकाशवाणी की खबर है, चर्चा करते हैं पॉइंट पर। क्या है पॉइंट? महाराष्ट्र ने दिशा अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? तो दिशा अभियान की शुरुआत की गई है। यहां पर देखा जाए तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है और अभियान के तहत जय वकील फाउंडेशन के द्वारा तैयार और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPID, ठीक है, द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। यहां पर इस अभियान के तहत क्या होगा? इस अभियान के तहत देखा जाए तो जय वकील फाउंडेशन, एक जय वकील फाउंडेशन है और देखा जाए तो लगभग 80 सालों का अनुभव है इस जय वकील फाउंडेशन को। इसको देखा जाए, इसके द्वारा तैयार किया गया और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, इसके द्वारा अनुमोदित किया गया पाठ्यक्रम को जो ये दिशा अभियान है उसके तहत लागू किया जाएगा। यहां हम बात करें तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को शिक्षा नीति में प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को शिक्षा नीति में प्राथमिकता देने वाला राज्य पहला कौन सा है? महाराष्ट्र पहला राज्य है। यहां पर हम बात कर लें जय वकील फाउंडेशन के बारे में, तो जो जय वकील फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब? 1944 में जय वकील फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और इसे देखा जाए तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करते हुए लगभग 80 साल हो गए। 80 सालों का अनुभव इस संस्था के पास है। चलिए अगली खबर देखें, दिल्ली विधानसभा में होगा स्पीकर सम्मेलन। ठीक है, दिल्ली विधानसभा में स्पीकर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं और इसका कुछ ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर देखा जाए अवसर तो विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसी अवसर पर देखा जाए तो विधानसभा स्पीकरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर होगा? दिल्ली विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। यहां पर देखें इसकी स्थान और तारीख के बारे में चर्चा कर लें तो ये दिल्ली विधानसभा में होगा। कब होगा? 24-25 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। समापन देखा जाए, समापन समारोह जो होगा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? समापन समारोह यानी कि 25 अगस्त को इसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। यहां पर जो मुख्य वक्ता होंगे वो कौन होंगे? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। ठीक है, उपसभापति जो हरिवंश सिंह है यहाँ पर उपसभापति होंगे। यहाँ पर देखा जाए मुख्य वक्ता होंगे। यहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वो विशेष कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा कि केंद्रीय संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा एक स्पेशल डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। स्पेशल डाक टिकट देखा जाए तो 100 वर्ष पूरे होने पर जो विट्ठल भाई पटेल थे उनके 100 साल पूरे होने पर, अध्यक्ष बनाए जाने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देखा जाए तो डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। और यहाँ पर एक खास बात ये याद रखिएगा कि 32 राज्यों से 90 प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित होंगे और सभी को राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया है। 90 प्रतिनिधि जो शामिल होंगे इन सभी को राज्य अतिथि का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अब कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं जो दिल्ली विधानसभा है उसकी। ठीक,
दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाने तो यहां पर देखें तो 1912 में निर्मित दिल्ली विधानसभा जो है ये 1927 तक केंद्रीय विधानसभा का संचालन हुआ। यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा जो थी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर, उसका संचालन 1912 में ये बना था दिल्ली विधानसभा, और केंद्रीय विधानसभा का संचालन 1927 तक होता रहा। यहां रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, भगत सिंह का बम फेंकना, महात्मा गांधी के 3 बार आगमन, साइमन कमीशन विरोध जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई थी। ठीक है, तो ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कुछ स्वर्णिम, जो भारतीय देखा जाए स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके कुछ स्वर्णिम अध्याय यहाँ से जुड़े हुए हैं। इन स्वर्णिम अध्याय को आप देखे रह सकते हैं, यहाँ पर याद कर सकते हैं। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गांधी जी कितनी बार गए थे, जो दिल्ली विधानसभा थी, दिल्ली विधानसभा में गांधी जी कितनी बार गए, परीक्षा में से पूछ लिया जाए तो 3 बार गए थे। ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, भगत सिंह के द्वारा जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था ना, वो सेंट्रल असेंबली कोई और नहीं, यही दिल्ली विधानसभा ही थी। और देखें यहाँ पर तो 1912 में ये निर्मित हुआ था और 27 तक यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा के रूप में कार्य करता रहा था। चलिए अब आते हैं कुछ आज के करंट अफेयर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनकी चर्चा करते हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला सवाल क्या है कि चीन द्वारा प्रस्तावित 5000 किलोमीटर लंबे सिंजियांग तिब्बत रेल नेटवर्क का कौन सा पहलू भारत के लिए सर्वाधिक सामरिक चिंता का विषय है? कौन सा पहलू है जो सर्वाधिक सामरिक चिंता का विषय है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? यह तिब्बत को 4 प्रमुख प्रांतों से जोड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि यह नेटवर्क 2035 तक पूरा होगा। तीसरा कह रहा है कि इसका मार्ग भारत चीन एलएसी के निकट से गुजरेगा। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि यह केवल चिंगहाई तिब्बत लाइन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पहलू है जो भारत के लिए सर्वाधिक सामरिक चिंता का विषय है? यहां पर सर्वाधिक सामरिक चिंता का विषय कौन सा है, यह आप कमेंट में बताएं। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। दोनों जहाज P-15B वर्ग के विध्वंसक हैं। यहां पर बात करें तो आईएनएस हिमगिरी गार्डन रीच से बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। आईएनएस उदयगिरी P-17A वर्ग का पहला जहाज है और दोनों जहाज एक ही शिपयार्ड में निर्मित है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये आप बताएं। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 किस भारतीय पहल को मिला है? जल जीवन मिशन को मिला है, बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को मिला है, अटल भूजल योजना को मिला है, या मिशन अमृत सरोवर को मिला है? कौन सी पहल है जिसको यहां पर देखा जाए तो इक्वेटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? महाराष्ट्र की गरुड़ दृष्टि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में ड्रोन आधारित निगरानी, सोशल मीडिया और साइबर अपराध मॉनिटरिंग करना, वायु प्रदूषण स्तर की ट्रैकिंग करना, या बर्ड माइग्रेशन पर नजर रखना। और अंतिम सवाल क्या कह रहा है? 5वां सवाल है कि दिल्ली विधानसभा में 24-25 अगस्त 2025 को आयोजित स्पीकर सम्मेलन के मुख्य अवसर क्या है? क्या है मुख्य अवसर? किस अवसर पर आयोजित किया जा रहा है? संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ, विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे, दिल्ली विधानसभा भवन की 150 वर्ष पूरे, साइमन कमीशन विरोध के 100 साल पूरे। किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है यहां पर देखा जाए स्पीकर सम्मेलन? ये आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज हमने आपसे टोटल पूछे हैं 5 सवाल और लगभग 18 से 20 मिनट का ये वीडियो। इस वीडियो को आप एंजॉय करिए। आज के जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन वीडियो को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया गया। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही साथ ऐप पर जाके आप डेली क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया करें। इससे क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको होता रहेगा और सबसे खास बात यह है कि टेस्ट जो होते हैं उनको मल्टीपल टाइम आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार देने के बाद वो लॉक हो जाएगा, लॉक नहीं होगा, आप उसको मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। और फायदा इससे ये होगा कि आप अपनी तैयारी को बार बार परख सकेंगे। जब भी आपको मौका मिले आप ऐप खोलिए, टेस्ट लगाइए, पूरा टेस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।